जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक नया डेरिवेशन सीखेंगे जो वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन होता है। और इस डेरिवेशन में क्या है कि आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना होता है। किसको प्रूफ करना रहता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस। कहने का मतलब है हाइजेंस थ्योरी जो दिया गया है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। और इस डेरिवेशन का महत्व बता दें आपको, ये मिनिमम 3 बार अभी तक पूछा गया है। ठीक है, कम से कम 3 बार। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन बैंक उठा के तो 3 बार से ये ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको समझते हैं, समझ के रखते हैं, याद कर लेते हैं, याद करके प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से एग्जाम में आप लिख पाइएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डेरिवेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करेंगे जहां फिगर सीखना होगा। सबसे पहले हम इसका फिगर समझाएंगे, उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप इसका फिगर अगर समझ गए, छोटा सा कंसेप्ट है फिजिक्स का वो समझ गए, तो ये थ्योरी जो है, ये जो डेरिवेशन है आराम से आप प्रूफ कर पाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला सवाल यही है आपसे, अगर आपसे किसी ने बोला कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूफ कीजिए, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा? तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक बात हम जानते हैं कि अगर ये कोई इंटरफेस है, समझिएगा थोड़ा सा, ये अगर कोई इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब आप समझ रहे हैं, इंटरफेस का मतलब ऊपर अगर एयर है और इस बाउंड्री के बाहर कोई दूसरा मीडियम हो गया, जैसे ये वाटर हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं आने वाली रे, चलो देखिए ये वाली रे आ रही है ऐसे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चूंकि ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे कौन सा है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट किधर चली जाएगी, नॉर्मल के तरफ चली जाएगी। ये तो कंसेप्ट आपको सबको पता होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से भटक जाती है, ऐसे ये ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अब इस एंगल को हम लोग आई कहते हैं और इस एंगल को हम लोग आर कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से भटक जाएगी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ में क्या बोला गया कि ये जो साइन आई है, ये जो साइन आई है और डिवाइड बाय साइन आर जो होता है वो हमेशा μ2 बाय μ1 के इक्वल होता है, या तो v1 बाय v2 के इक्वल होता है, या तो λ1 बाय λ2 के इक्वल होता है। ये है स्नेल्स लॉ। आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो समझ जाइए कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप प्रूफ कर दिए। अच्छा, ये μ1 μ2 क्या है, v1 v2 क्या है, λ1 λ2 क्या है? तो देखिए, जब लाइट इस मीडियम में है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला गया μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2। इस मीडियम में जब लाइट चल रही थी, इस मीडियम में जब लाइट चल रही थी तो इसका वेलोसिटी था v1 और इस मीडियम में था v2। इस मीडियम में जब लाइट चल रही थी उस समय इसका वेवलेंथ था λ1 और इसमें क्या था, λ2। यही स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल्स लॉ है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने का मतलब यही है कि साइन आई बाय साइन आर को प्रूफ कर दो μ2 बाय μ1, या तो प्रूफ कर दीजिए v1 बाय v2। अगर ये कोई एक प्रूफ कर दिए तो समझिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हो चुका है। ये था थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये आप याद रखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके फिगर पे
कि इसमें फिगर क्या है, फिगर कैसे बनेगा इसका, थोड़ा वो देखते हैं। वो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, आप अगर ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर में क्या है कि आपको एक इंटरफेस बनाना होगा इस तरह से। ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस का मतलब बाउंड्री, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो यहां से इस बाउंड्री के नीचे वाटर, इस बाउंड्री के ऊपर एयर, तो ये बाउंड्री क्या कहला गया, इंटरफेस, इंटरफेस कहला गया। अब देखिए इंटरफेस कहला गया। अब क्या है कि यहाँ पे रे आएगी, लेकिन यहाँ वेव थ्योरी का बात हो रहा है तो रे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आएगी यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग पैरेलल लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे आप दिखा दीजिए। पहले सब एक लाइन खींचिए, लाइन आप लोग खींच लिए, तो इस तरह से दो पैरेलल लाइन दिखाइए। इससे आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है वेव फ्रंट, ऐसे 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 वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे वेव, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। आपको वेव फ्रंट समझा चुके हैं। ऐसे ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे 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 आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। चलिए, तो यहां तक जैसे प्लेन वेव फ्रंट आया तो देखो एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां टकराया, तो जहां पे भी टकराता है वहां पे क्या करना है, परपेंडिकुलर हम लोग नॉर्मल डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे नॉर्मल डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल डाल देते हैं, ये ऐसे डाल दिए नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, यहाँ ऐसे नॉर्मल डाल दिए, यहाँ पर भी हम लोग को नॉर्मल डालना होगा, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल डाल दिए, यहाँ पर भी नॉर्मल डाल दिए। अब बताइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, या फिर नहीं क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन में बोला गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल के तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे द नॉर्मल। तो बताइए ऊपर हम अगर एयर लेके चल रहे हैं, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो ऊपर हो गया रेयर और नीचे हो गया डेंसर। तो बताइए यहां पे अगर नीचे हम डेंसर लेके चल रहे हैं तो यहाँ किधर मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, हमारा कहानी कुछ ऐसा होगा कि ये इधर मुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे मुड़ गई, ये भी इधर मुड़ जाएगी थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे मुड़ गई, देखिए ये हो गया, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एंगल हम लोग डिसाइड कर, थोड़ा सा एक काम और है, ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, ये जो वेव फ्रंट आ रहा है हमारा ऐसे ऐसे होके जो आ रहा है, एक समय वो भी आएगा जब ये यहाँ पहुंचेगा, ऐसे ये वाला जो वेव फ्रंट आ रहा है एक समय वो यहां भी पहुंचेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बी बोल देते हैं, यहां परपेंडिकुलर होगा। अब देखिएगा समझिएगा, ये बहुत वो क्या बोला जाता है, छोटा पॉइंट है लेकिन इसी से पूरा डेरिवेशन होता है। क्या है सो देखिएगा, जिस समय बी वाला जो है, बी वाला पॉइंट जिस समय इस कोने पे पहुंचेगा उस समय ए वाला पॉइंट जो है कुछ इधर पहुंच जाएगा, इधर समझिएगा कि बी जहां पे है, बी जहां पे है, अगर वो चलते 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 यहां पहुंचेगा, जिस समय वो यहां पहुंचेगा तो क्या ये यहीं रुका हुआ रहेगा, ये यहीं रुका रहेगा, नहीं, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि बी जिस समय यहां पहुंच गया उस समय ये यहां पहुंच गया, तो यहां पर भी हमको वेव फ्रंट बनाना है, यहां पर भी वेव फ्रंट बनाना है। यहां पे ले लेते हैं हम लोग सी और यहां पे ले लेते हैं डी, डी ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि बी पॉइंट जब तक सी पे पहुंचा, बी पॉइंट जब तक सी पे पहुंचा, ए पॉइंट तब तक कहां पहुंच गया, डी पे पहुंचा। बी पॉइंट जब तक सी पे पहुंचा, ए पॉइंट तब तक कहां पहुंच गया, डी पे पहुंच गया।
इसका मतलब ये हुआ कि बी से सी तक जाने में जितना समय लगा ए से डी तक जाने में उतना ही समय लगा, बी से सी तक जाने में जितना समय लगा ए से डी तक जाने में उतना ही समय लगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको नेमिंग करना है। कैसे, सो देखिए क्या है, ये है नॉर्मल, ये है आने वाली रे, बोलिए यहाँ वे फ्रंट है तो वे फ्रंट बोलेंगे। तो ये जो नॉर्मल के साथ कौन बनेगा उसको बोलेंगे आई। अब जैसे ये आई हो गया, ये वाला होगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो ये वाला ये वाला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये आई है तो ए को छोड़ दे तो दूसरा फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, इसको सिर्फ बोलेंगे, इसको सिर्फ हम बोलेंगे। देखिए ये कौन आई है, तो ये हुआ 90 माइनस आई, तो ये हो गया आई। मतलब ये अगर 30 है तो ये हो गया 60, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिर से हो जाएगा आपका 30। बात आ रही समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा आप। जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, देखिएगा, और यहाँ पे एक ऐसे है, और फिर एक ऐसे है। यहाँ गेम क्या है, सो देखिए गेम ये है कि यहाँ से यहाँ तक 90 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 है। इसको समझ जाइएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। ये 1 और 2 मिला के 90 है, और 3 और 4 मिला के 90 है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप बताइए कि अगर ये 30 डिग्री हुआ, 1 और 3 मिला के 30 डिग्री हुआ, तो बताइए तो 1 और 2 मिला के कितना है, 1 और 2 मिला के 90 है। तो ये हो चुका है 30, तो इसके हिस्सा में कितना बचा, इसके हिस्सा में बचा 60, इसके हिस्सा में, मतलब 3 और 2 मिला के 60 हो गया। अब देखिए 3 और 4 मिला के 90 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऐसे 3 और 4 मिला के कितना है 90, तो ये हो चुका है 60। तो बताइए ये कितना रहा, ये हो गया 30। वही बोल रहे हैं कि एक छोड़ के अगर इसको हम 30 लेते हैं, तो अगर इसको एक को छोड़ देते हैं, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ आई है, ये 90 माइनस आई, ये आई। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम आर मानते हैं, ये वाला आर लेते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। थोड़ा सा आप समझिएगा, है ना, ये मैथ्स है, ज्योमेट्री है, आप समझिएगा तो बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगा। ये आर हुआ, ये दोनों मिला के 90 है, देखिए ये आर है, ये दोनों मिला के 90 है, तो ये 90 माइनस आर हुआ, 90 माइनस आर, फिर ये मिला के 90 है, तो ये 90 माइनस आर, तो ये क्या बचा, आर बचा। ठीक है, तो यही है फिगर आपका। अगर ये फिगर आप समझ गए हैं तो फिर डेरिवेशन बहुत आसान है। बस आपको ये बात याद रखना है कि इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है लाइट का, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। इतना बात याद रखते हैं। लाइट का इस मीडियम में स्पीड कितना है, v1, इसमें कितना स्पीड, v2, इसका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, इसका क्या है, μ2। ठीक है, और ये फिगर अगर याद रखते हैं तो आपका बात बन जाएगा। लेकिन ये बात नहीं भूलिएगा, ये बात नहीं भूलिएगा कि बी से सी तक आने में जितना समय लगेगा ए से डी तक जाने में उतना ही समय लगेगा। बात आई समझ में? ठीक है, अब अगर फिगर आप समझ गए तो एक फॉर्मूला जो है 11th का वो याद रखना है, कौन सा, कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए तो आप यहां से टाइम इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो यार क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं होगा। टाइम निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो यहीं से शुरू होता है खेला, यहीं से शुरू होता है खेला। कैसे शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ए से डी तक जाने में कितना समय लगेगा, 100 निकालना है, और बी से सी तक जाने में कितना समय लगेगा, 100 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए तो, बी से सी तक जाने में समय अगर हम t1 मानते हैं, t1, बी से सी तक जाने में अगर समय मानते हैं t1, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या है फॉर्मूला टाइम का,
एस बटा भी, एस मतलब डिस्टेंस और भी मतलब उसका जो स्पीड होगा वहां 100। तो बताइए बी से सी तक का डिस्टेंस बीसी हो गया, बीसी हो गया, बी से सी तक का डिस्टेंस बीसी हो गया, और इस मीडियम में इसका स्पीड कितना है, v1 है, तो v1 लिख देंगे, मतलब बीसी बटा क्या हो गया, v1। अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। बोलिए T इक्वल टू एस बटा भी होता है, क्लियर है। अब हमको B से C तक जाने का समय निकालना है कि B से C तक जाने में कितना समय लगाएगा वेव फ्रंट। तो लिखेंगे T1 इक्वल टू BC बाय V1, BC बाय V1 लिखेंगे, क्योंकि BC हो गया डिस्टेंस और इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या था, V1 था, तो हम यहाँ V1 लिख दिए। अब बताइए आप A से D तक जाने का समय क्या होगा, A से D तक जाने का समय अगर हम T2 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं, तो A से D तक जाने में समय क्या होगा, तो A से D तक जाने में समय होगा AD बट्टा V2, होगा कि नहीं होगा। T2 इक्वल टू क्या होगा, AD बट्टा V2, AD हो गया डिस्टेंस और यहां से यहां तक का जो स्पीड है, स्पीड क्या है, V2 है, तो V2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। समझिए आधा डेरिवेशन आपका खत्म हो चुका है, अब बस शुरू से हम बात करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन ये बात नहीं भूलिएगा, ये नहीं भूलिएगा, फिगर नहीं भूलिएगा, और ये रिलेशन नहीं भूलिएगा, ये स्नेल्स रिलेशन है, यही प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। हम लोग यहां से यहां तक में कोई भी एक प्रूफ कर देते हैं तो आपका रिफ्रैक्शन प्रूफ हो चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब यहां से नोट्स आप लिख सकते हैं, फाइनल है ना। प्रूव दैट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कंसीडर ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन ए इंटरफेस एक्स वाई, द रिफ्लेक्टेड के जगह लिखाएगा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज सी डी, ठीक है, रिफ्रैक्टेड होगा, मीडियम चेंज हो रहा है। अब यहां देखिए μ1 को क्या माने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ2 को क्या माने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, v1 को क्या माने हैं, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन मीडियम 1, v2 को क्या माने हैं, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन मीडियम 2, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये रहा फिगर, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हम वहां समझाए हैं वही यहाँ पे बनाए हैं, कुछ चेंज नहीं की, कोई बात ऐसा नहीं है जो चेंज की है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। 4 स्टेप पर डेरिवेशन खत्म। पहला स्टेप हम लोग चलेंगे ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, और साइन आई का वैल्यू निकालेंगे, साइन आई का वैल्यू। फिर चलेंगे ए डी सी में, ए डी सी में, और निकालेंगे साइन आर का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद बी से सी तक का समय निकालेंगे और ए से डी तक का समय निकालेंगे और खेल खत्म, जो कि पहले निकाल चुके हैं अभी हम लोग निकाल चुके थे, बी से सी तक का समय और ए से डी तक का समय निकाल चुके थे, ठीक है। मतलब इसमें कैलकुलेशन नाम से कुछ है ही नहीं, है ना। देखिए कितना आसान है, सब कैलकुलेशन हम कर ही देते हैं आपके सामने। चलिए तो हम लोग चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी। तो बोलिए तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई इक्वल टू, बोलिए साइन आई का मतलब परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, है ना। कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो कोण के सामने ये है तो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ए से सी क्या हो गया, हाइपोटेनस ए सी। अब यहां से आप बीसी निकाल के रख लीजिए, तो बीसी अगर निकालते हैं तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन आई, ए सी साइन आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में साइन आर इक्वल टू, साइन आर इक्वल टू लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी बट्टा ए सी। एडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, आर के सामने एडी है तो एडी हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने एसी है तो एसी हो गया हाइपोटेनस। तो लिखेंगे साइन आर इक्वल टू एडी बाय ए सी। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
साइन आर इक्वल टू एडी बाय AC। अब बताइए यहां से आपको एडी निकाल लेना है, एडी निकाल लीजिए। तो एडी इक्वल टू क्या हो गया, एडी इक्वल टू हो गया AC साइन आर। बोलिए तो ये कोई कैलकुलेशन है? आप सोचिए अगर फिगर आप समझ गए हैं, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं 12th में, तो ये तो कुछ नहीं है, आराम से BC निकाल लेंगे, एडी निकाल लेंगे। ठीक है, ये आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा। अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? अब निकालेंगे B से C तक आने का समय। तो बोलिए तो B से C तक आने का समय क्या होगा? BC बटा V1, ऊपर में V1 है, ऊपर का स्पीड है V1, तो BC बटा V1, और A से D का समय क्या लगेगा? AD बटा V2। बस यही करना है, यही करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं टाइम टेकन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन C। B से C तक पहुंचने में जो वेव फ्रंट समय लेता है सो, तो बोलिए कितना समय लेता है? तो समय लेता है T1, जिसका वैल्यू है BC बाय V1, क्योंकि हम लोग जानते हैं T इक्वल टू फॉर्मूला होता है S बाय V। तो BC बाय V1 हो गया, ये पहले भी बताए हैं। दूसरा हम क्या लिखे? टाइम टेकन ऑफ ए फ्रंट फ्रॉम पोजीशन A टू D, पोजीशन D, A से D तक आने में जो वेव फ्रंट टाइम लगाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T2 इक्वल टू BC बाय AD बाय V2, AD बाय V2। और आप एक बात बताइए, जब हम फिगर समझा रहे थे आपको, उस समय एक बात बताए थे। क्या बताए थे आपको याद है? क्या बताए थे आपको याद है? B से C तक आने में जितना समय लगेगा, B से C तक आने में जितना समय लगेगा, A से D तक आने में उतना ही समय लगेगा। ऐसा बात बताए थे कि B से C तक आने में जितना समय लगेगा, A से D तक आने में उतना ही समय लगेगा। यहाँ पे हम फिगर में उस समय समझाए थे, बहुत ही बेहतरीन। क्या कि B से C तक आने में जो समय लगेगा, A से D तक आने में उतना ही समय लगेगा। ये हम आपको समझा चुके हैं, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो हम यहाँ ऐसा यूज कर सकते हैं कि T1 और T2 इक्वल होगा, T1 और T2 इक्वल होगा। वही लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल हम ये बोल सकते हैं कि जो T1 होगा वो इक्वल होगा T2 के, जो T1 होगा वो इक्वल होगा T2 के। तो आप बताइए क्या लगता है T1 का वैल्यू कितना है? बताइए यहाँ T1 का वैल्यू BC, T1 का वैल्यू हो गया BC बाय V1 इक्वल टू T2 का वैल्यू बताइए, T2 का वैल्यू AD बाय V2। बोलो इसमें कोई दिक्कत? लिख दिए। बताइए BC और AD, तो AD को नीचे ले जाइए और V1 को ऊपर लेके चले जाइए। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग? खत्म हो गया, डेरिवेशन खत्म हो चुका है। BC लिख दिए ऊपर और नीचे क्या लिख दिए? AD लिख दिए। बताइए यहाँ V2 पहले से नीचे में है, V1 चला जाएगा ऊपर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए BC का वैल्यू आप निकाले थे कि नहीं निकाले थे? सबसे ऊपर में BC का वैल्यू, और AD का भी वैल्यू आप निकाले थे कि नहीं निकाले थे? आइए आप देख लीजिए, एक बार ऊपर चलिए और देख लीजिए। यहां देखिए, बोलिए BC का वैल्यू कितना निकाले हैं? BC का वैल्यू AC साइन I निकाले हैं, और AD का वैल्यू कितना निकाले हैं? AC साइन R निकाले हैं, है ना? तो यहां लिखेंगे BC के जगह पे लिखेंगे AC साइन I, और AD के जगह लिखेंगे AC साइन R। तो यहां पे लिखा जाएगा हमारा, यहां लिखा जाएगा AC साइन I डिवाइड बाय AC साइन R इक्वल टू V1 बाय V2। ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब कुछ बचा? बताइए। ऊपर भी C AC, नीचे भी AC, AC और AC से कट गया, तो बचा क्या? बचा क्या बताइए? बचा क्या? यहाँ हो गया हमारा, यहाँ हो गया साइन I बाय साइन R इक्वल टू
V1/V2 हो गया प्रूफ। बोले थे उसमें 3 केस में कोई भी एक ले आइएगा तो आराम से हो जाएगा। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय क्या गया V2 हो गया। लिख सकते हैं, यही लिख देंगे प्रूफ दैट। लेकिन क्या है नोट्स वगैरह में ना म्यू के फॉर्म में रहता है, म्यू के फॉर्म में, तो चलिए वहां ले जाते हैं, क्या दिक्कत है। आपको बताते हैं कि जो म्यू होता है वो C/V होता है। म्यू जो होता है C/V होता है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम म्यू1 लिखेंगे तो यहां पर लिखना होगा V1। लाइट चली गई और ऑन नहीं था। लाइट चली गई, इन्वर्टर ऑन हुआ नहीं था, तो बस अब जो भी 20 सेकेंड 30 सेकेंड जो डिस्टरबेंस होगा इसके लिए आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ है नहीं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं डेरिवेशन को, कुछ खास अभी इसमें बचा हुआ है नहीं, ठीक है। क्या था हम लोग का, क्या आ चुका था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या आया था, हमारा V1/V2 आया था, V1/V2 आया था। तो क्या उसको म्यू में बदल देना अपने को, और क्या म्यू में बदल देना है। वैसे पता है वहां से डायरेक्ट आप लिख सकते थे म्यू2/म्यू1, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि म्यू2/म्यू1 लिख देगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पूरा, जब समय है, ज्यादा लंबा वीडियो भी गया नहीं है तो लिख देते हैं, फुल एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जैसे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1/V2 आया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको म्यू के फॉर्म में लाना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू C/V होता है फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू C/V। मतलब कि अगर हम यहाँ म्यू1 लेंगे तो यहाँ भी V1 लेंगे, और अगर हम V2 लेते हैं तो हो जाएगा C/V2 हो जाएगा, ठीक है। म्यू2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C/V2 हो जाएगा। आप समझिए C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये है तो वो कांस्टेंट है। बात आ रही समझ में। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, बताइए, तो इसको हम ऐसे अगर लिखते हैं V1 इक्वल टू, V1 को यहाँ तो म्यू1 नीचे आ जाएगा, मतलब C/म्यू1 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम V2 लिखना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा बताइए, तो C/म्यू2 होगा कि नहीं होगा, C/म्यू2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि अगर हम V1/V1 लिखना चाहते हैं, बताइए V1/V2 लिखना चाहते हैं, V1/V2, तब V1 का वैल्यू कितना, C/म्यू1, और V2 का वैल्यू कितना आया है, C/म्यू2। तो बताइए C से C कट गया, म्यू चला गया ऊपर, तब म्यू2 हो गया ऊपर और म्यू1 आ गया नीचे। तो हम ये बोल सकते हैं, आराम से ये बात बोल सकते हैं कि V1/V2 इक्वल टू होता है म्यू2/म्यू1। आराम से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे म्यू2/म्यू1, और यही है स्नेल्स लॉ। यहाँ लिख देंगे दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। और जैसे स्नेल्स लॉ आप प्रूफ कर दिए, मतलब आप जो प्रूव करना चाहते थे वो हो चुका है। अब इसमें आपको अलग से कुछ बोलने समझाने की बात नहीं रहा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन तो बहुत सही तरीका से आपको आपके तक पहुंचाए हैं। अगर आप इसको अच्छा से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर अपने तरफ से ईमानदारी से अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो आराम से वीडियो समझ में भी आ जाएगा और आराम से टेस्ट में लिख पाइएगा, एग्जाम में लिख पाइएगा, नंबर उठा पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पता है ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, आप विश्वास कीजिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन होगा वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर कभी भूल जाते हैं तो फिर से एक बार देख लिया कीजिए, उसमें क्या है, फिर से एक बार देख लिया कीजिए। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आप देखते रहिए,
वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहिए, या फिर जो वीडियो जो पता है कि ये डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, वो डेरिवेशन को आप लगातार प्रैक्टिस में रखिए। अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वो डेरिवेशन फिर से भूल जाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, हर बार हर वीडियो में 1 मिनट हम यही बात बोलते हैं। डेरिवेशन याद रखने का, एग्जाम में उतारने का एक ही तरीका है कि आप जिस डेरिवेशन को लगता है कि कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिए समय निकालिए और उस डेरिवेशन को रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए जब तक एग्जाम लिख नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, और उसमें भी एक डेरिवेशन के साथ मिलेंगे हम लोग। आपके लिए वो मदद करेगा, वो वीडियो आपके लिए मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह फिर से एक बार, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।